विद्यार्थियों, स्वागत है आपका गायत्री कॉलेज सांचौर की यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास पीएससी सेकेंड ईयर और सब्जेक्ट बॉटनी में हम पढ़ेंगे आर्थिक वनस्पति विज्ञान का एक टॉपिक। विद्यार्थियों, इससे पहले आर्थिक वनस्पति विज्ञान से संबंधित 3 टॉपिक्स को हम पढ़ चुके हैं, जिसमें राइस, शुगर केन और जिया मेज का यूटिलाइजेशन से संबंधित, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि इसका ओरिजिन क्या होता है, कहाँ से ये उत्पत्ति हुई, विश्व के अन्य भागों में कैसे फैला, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ इसका, ये कौन से वातावरण के प्रति सबसे ज़्यादा अनुकूलित है, इसकी क्लाइमेट और उसके सॉइल कैसी होनी चाहिए, उसका कल्टीवेशन कैसे किया जाए, उससे प्राप्त होने वाला उपयोगी भाग क्या है, उसका उपयोग क्या है, और इन फसलों पर विभिन्न रोगों से या पीड़कों से किस प्रकार से इसको सुरक्षित रखा जाए इत्यादि के बारे में पढ़ा था। तो शुगर केन मूल रूप से औद्योगिक पादप के रूप में पढ़ा गया था इसको, जैसे चीनी या शक्कर प्राप्त होती है, और राइस तथा जिया मेज को खाद्य उत्पाद पौधों के रूप में उसको पढ़ा गया था। आर्थिक वनस्पति विज्ञान का एक और टॉपिक आज हम प्रारंभ कर रहे हैं, वो है खाद्य तेल, एडिबल ऑयल के रूप में। जैसा कि हम जानते हैं कि भोजन निर्माण में खाद्य तेल का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। ऑयल पादप के किस भाग से उसे कैसे प्राप्त किया जाए इत्यादि के बारे में हम इस टॉपिक को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तेल उत्पादक पादप को पढ़ने से पहले हम तेल के बारे में जान लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं और कैसी इसकी संरचना होती है। मूल रूप से ऑयल है वो एक लिपिड है। कार्बनिक यौगिक की बात करें हम तो वह है लिपिड, जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। लिपिड 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होती है फैट, दूसरा होता है, एक होती है सरल लिपिड, एक होती है संयुक्त लिपिड। तो उसी के संदर्भ में ऑयल आता है। ऐसी लिपिड जो रूम टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में रहे वो फैट कहलाती है, और जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में रहती है ऐसे को ऑयल कहा जाता है। ऑयल को हम 2 कैटेगरी में विभाग करते हैं, एक तो होता है वाष्पशील, दूसरा होता है अवाष्पशील। वायु के संपर्क में आते ही तुरंत प्रभाव से वो वाष्पीकृत हो जाता है तो वाष्पशील तेल कहलाता है। क्योंकि इस प्रकार का तेल सुगंधमय होता है, एक विशेष सुगंध उत्पन्न करता है। जैसे नीलगिरी की पत्तियों को यदि मसलते हैं तो उसमें पाए जाने वाला तेल वाष्पीकृत होने के कारण वो वाष्प हमारी नाक तक पहुंचती है और हमें एक सुगंध का आभास होता है। तो हमेशा इसमें एक सुगंध आएगी। लौंग को जब सूंघते हैं तो उसमें पाया जाने वाला तेल, तेलीय पदार्थ हवा के संपर्क में आने के बाद वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे हमें एक विशेष सुगंध आती है। तो वाष्पशील तेल हमेशा सुगंधमय होंगे। दूसरे होते हैं अवाष्पशील तेल, क्योंकि ये वाष्पशील होते ही नहीं है, वाष्प में बदलते ही नहीं है, इसलिए हमेशा असुगंधित या स्वादहीन संरचना में पाया जाता है। वाष्पशील तेल की जब हम गुणों के बारे में बात करते हैं तो ये वायु के संपर्क में आने पर तुरंत प्रभाव से वाष्पीकृत हो जाता है, पहली कंडीशन। इसलिए कुछ समय के बाद में वहाँ से तेल आपको मिलेगा नहीं। इसमें विशेष एरोमेटिक यौगिक पाए जाने के कारण इसकी तेज एरोमेटिक गंध पाई जाती है, और ये सामान्य तौर पर बेंजीन या टर्पीन्स जैसे हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न माने गए हैं। इनका सोर्स अधिकांशतः पुष्पीय भाग, चाहे दल हो, बाह्यदल हो, पुष्पासन हो, पुंकेसर हो, अथवा पुष्प से निर्मित संरचना बीज है, फल है, पादप की शाल के अंतर्गत पर्ण में अथवा बीजों से प्राप्त होता है। पादपों के विघटन किए बिना ही इसको आसवन क्रिया द्वारा आसानी से हम पृथक कर सकते हैं। ऐसा तेल रूटेसी, एपियसी, रोजेसी, लॉरेसी
और लीमिएसी जैसी फैमिलीज़ के मेंबर्स में पाया जाता है। जैसे गुलाब का इत्र है, खस का तेल है, मोगरे का तेल है, लौंग का तेल है, इत्यादि तेल वाष्पशील तेल की श्रेणी में आते हैं। दूसरे वे तेल जो अवाष्पशील होते हैं या वसीय तेल कहलाते हैं, ये ट्राइग्लिसराइड अर्थात फैटी एसिड और सामान्यतः ग्लिसरॉल से मिले बने हुए होते हैं। इसको विघटन किए बिना इसका आस्वादन नहीं किया जा सकता। साबुनीकरण की क्रिया को प्रदर्शित करता है। इसमें किसी भी प्रकार का स्वाद और खुशबू नहीं पाई जाती और 100% ये संग्रहित भोज्य पदार्थ के रूप में पादप भाग के अंतर्गत पाया जाता है। पादप भाग से जो तेल प्राप्त होता है उसको सामान्य भाषा में हम वनस्पति तेल कहते हैं और वही वनस्पति तेल खाद्य तेल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो हमारा ये जो प्रारंभिक ज्ञान था वो एक तेल से संबंधित है। तेल है क्या, वो कितने प्रकार का होता है। अब हम बात करते हैं वनस्पति तेल और खाद्य तेल की। खाद्य तेल उसको कहा जाता है जो भोजन पकाने में या खाने में प्रयुक्त होता है, उसको नाम देते हैं खाद्य तेल। और जिसका उपयोग भोजन पकाने या खाने में प्रयुक्त नहीं होता उसको हम नाम देते हैं अखाद्य तेल। हमारे इकोनॉमिक बॉटनी के संदर्भ में यही है, खाद्य तेल को पढ़ा जाए कि खाद्य तेल उत्पादक पादप कौन से। अब हम बात करते हैं खाद्य तेल तथा वनस्पति तेल के प्रकार कितने होते हैं। वनस्पति तेल को उसमें पाए जाने वाले गुणों के आधार पर मुख्य रूप से 4 भागों में विभक्त करते हैं। अशुष्क तेल, अर्ध शुष्क या सेमी ड्राइंग, शुष्कन अथवा ड्राइंग और वनस्पति वसा। मुख्य रूप से कितना हुआ, 1, 2, 3 और 4 प्रकार के वनस्पति तेलों के श्रेणियां हैं। इसमें से पहला प्रकार अशुष्कन अथवा नॉन ड्राइंग। सामान्य तौर पर ये सामान्य वातावरण या कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसको खुला छोड़ने पर भी ये ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं करता, तो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करने के कारण किसी भी प्रकार की प्रतिसंरचना का निर्माण नहीं करता। मुख्य रूप से ये असंतृप्त ट्राइग्लिसराइड होता है जिसमें लिनोलिक एसिड की मात्रा सबसे अधिक होती है। इस तेल की आयोडीन संख्या 100 से कम होती है। इसका उपयोग खाद्य तेल के रूप में या लुब्रिकेंट ऑयल के रूप में किया जाता है। जैसे अरंडी है, जैतून है या फिर अरंडी, जैतून और मूंगफली के बीजों से निकला हुआ तेल नॉन ड्राइंग तेल की श्रेणी में आता है। मूंगफली का तेल मुख्य रूप से खाद्य तेल के रूप में यूज होता है। अरंडी का तेल लुब्रिकेंट के रूप में होता है। दूसरा वनस्पति तेल का प्रकार है वो अर्ध शुष्कन है। ऑक्सीजन का अवशोषण धीरे धीरे करने के कारण कुछ समय के बाद में एक पतली परत का निर्माण करा। पतली परत का मतलब जब हम उसको किसी सरफेस पे फैला देते हैं तब उसकी ऊपरी सतह पर बनने वाली प्लेट, इसमें लिनोलिक अम्ल की मात्रा अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। सेमी ड्राइंग ऑयल की आयोडीन संख्या 100 से लगा करके 130 तक होती है। ये खाद्य तेल के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे तिल का तेल, सरसों, सूरजमुखी और कपास। सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला खाद्य तेल है वो है सरसों का, और सरसों का सेमी ड्राइंग ऑयल के रूप में जाना जाता है। तीसरे प्रकार का तेल का प्रकार है वो शुष्कन तेल है, अर्थात जब इसको हम खुला छोड़ते हैं तो वायुमंडल से तीव्र गति से ऑक्सीजन का अवशोषण करने के कारण ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऊपरी सतह पर एक बड़ी सी पतली परत का निर्माण कर देता है, और वो पतली परत एक कठोर परत के रूप में होती है। इसमें ऑयलिक अम्ल की मात्रा कम होती है, लेकिन लिनोलिक अम्ल जैसे बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है।
शुष्कन तेल की आयोडीन संख्या लगभग 130 होती है और इस कैटेगरी के तेल अलसी और सोयाबीन के बीजों से प्राप्त होते हैं। तो सोयाबीन का तेल कैसा होगा? शुष्कन प्रकार का। लेकिन जो खाद्य तेल हम सोयाबीन का यूज करते हैं उसमें रिफाइन होने के बाद में कुछ केमिकल्स का निस्तारण हो जाता है, फलस्वरूप सुखाने पर वो आसानी से नहीं सूखता। चौथे प्रकार का है उसको वेजिटेबल फैट के नाम से जाना जाता है, जो कमरे के ताप पर ठोस अथवा अठोस रूप में पाई जाती है। ये एक प्रकार की संतृप्त ग्लिसरॉल है। लिपिड्स के अंदर पाई जाने वाली फैटी एसिड जो संतृप्त या असंतृप्त होते हैं के आधार पर ये दो प्रकार के संतृप्त और असंतृप्त। यदि असंतृप्त फैटी एसिड है तो असंतृप्त ग्लिसरॉल युक्त लिपिड कहलाएगी, और यदि वो संतृप्त है तो संतृप्त ग्लिसरॉल। और इस वेजिटेबल फैट के अंदर संतृप्त पाया जाता है, जिसके कारण ही ये ठोस या अठोस होते हैं। यदि वो असंतृप्त फैटी एसिड युक्त कोई ऑयल है तो उसके अंदर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर वो वेजिटेबल फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात संतृप्त ग्लिसरॉल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। संतृप्त होने के कारण इसमें द्विबंध है ही नहीं, इसलिए आयोडीन संख्या इन चारों कैटेगरी में से सबसे कम, जो 8 से लगा करके 50 तक होती है। इस श्रेणी का तेल है वो 100% खाद्य तेल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे नारियल का तेल, पाम ऑयल इत्यादि। इस तेल को कमरे के ताप पर रखेंगे तो ये तुरंत प्रभाव से जम जाता है, और हल्का सा गर्म करेंगे तो ये वापस अपनी मूल अवस्था या द्रव अवस्था में आ जाता है। तो इस प्रकार से वनस्पति तेल की 4 श्रेणियाँ हुई, उसमें से चारों श्रेणी में से पाए जाने वाले तेल को हम खाद्य तेल के रूप में यूज कर सकते हैं, जैसे मूंगफली का है, कपास का है, सरसों का है, तिल का तेल है, सोयाबीन का है अथवा नारियल का है। बीजों से तेल के निष्कर्षण की 2 प्रकार की विधियों से या 2 स्टेप में उसको पूरा किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं तेल आखिर संग्रहित कहाँ होता है। तो ये छोटी छोटी बूंदिकाओं के रूप में, ड्रॉपलेट के रूप में पादप भाग में पाया जाता है। मुख्य रूप से पादप भाग है वो बीज है, और बीज के अंदर पाए जाने वाले एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म में तेल ड्रॉपलेट के रूप में पाया जा सकता है, अथवा किसी फ्रूट की पेरिकार्प में भी प्रजनन हो सकता है। तो इसका संग्रहण होता है वो बीज के भ्रूण और भ्रूणपोष तथा फल की पेरिकार्प में ड्रॉपलेट के या बूंदिकाओं के रूप में पाया जाता है। हम इन बीजों से तेल कैसे प्राप्त करेंगे? सबसे पहले बीजों को साफ किया जाता है, क्योंकि जो दाने हमें प्राप्त हो रहे हैं उसके साथ में विभिन्न प्रकार के पादप भाग के डंठल, उसके अंदर पत्तियों के छोटे छोटे टुकड़े अथवा मिट्टी या कंकर इत्यादि सम्मिलित होते हैं। तो इसमें से डंठल, पान, कंकर या अवांछित भाग जितने भी है उसको साफ करके, उसको अलग करके बीजों को पूर्ण रूप से साफ कर लेते हैं। इसके बाद में वांछित बीजों का पृथक्करण कर लिया जाता है। यांत्रिक दाब के द्वारा या मशीन के द्वारा बीज के बाह्य छोल को पृथक किया जाता है, जिससे उसमें से निकलने वाला मध्य भाग, जिसको गिरी या कर्नेल कहते हैं, वो हमें प्राप्त होती है। तेल इसी कर्नेल के अंतर्गत सम्मिलित होता है, अर्थात बीज छोल था वो अवांछित भाग था, उसको पहले से हटा करके पृथक कर लेते हैं। तो पहले स्टेप के अंदर क्या करेंगे हम? बीजों को साफ करके उसमें से उसके बाह्य सतह पे पाए जाने वाले बीज छोल को पृथक करके गिरी प्राप्त करते हैं। अब उसकी गिरी या कर्नेल से हम 2 विधियों द्वारा तेल प्राप्त कर सकते हैं। पहली विधि है वो है यांत्रिक दाब विधि, दूसरी विधि है वो है विलायकों के द्वारा। यांत्रिक दाब विधि के अंतर्गत क्या करेंगे हम कि इस विधि में इस कर्नेल के ऊपर यांत्रिक दाब लगाया जाता है। ये दाब हाइड्रोलिक प्रेस या स्क्रू प्रेस की सहायता से लगाया जाता है। दाब लगाने से धीरे धीरे वो दब जाते हैं, फलस्वरूप उसमें से तेल बाहर निकल जाता है, और उस पूरे लुगदीनुमा संरचना को कपड़े के अंतर्गत बांध करके उसको लटका देते हैं।
बाहर निकला हुआ तेल धीरे धीरे कपड़े से सन करके एक अलग पात्र के अंतर्गत उसको इकट्ठा किया जाता है। जो कपड़े के अंतर्गत अपशिष्ट भाग है उसका उपयोग खाद के रूप में या पशु आहार के रूप में या खली के रूप में किया जाता है। तो इस विधि के द्वारा लगभग 95% तेल का निष्कर्षण बीजों से किया जाता है। तो कितने प्रतिशत हुआ? 5% तेल अभी भी उस अपशिष्ट पदार्थ जिसको खल कहते हैं उसके अंदर पाया जाता है। यांत्रिक दाब विधि के द्वारा तेल निकालने के लिए 2 विधियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। एक तो होती है शीत निष्कर्षण, दूसरी होती है गर्म निष्कर्षण। गर्म निष्कर्षण के अंतर्गत सबसे पहले यांत्रिक दाब लगाने से पूर्व गिरी अथवा बीजों के ऊपर भाप के द्वारा उसको उपचारित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप तेल है वो शीघ्रता से गर्म होकर के बाहर निकल जाता है। शीत निष्कर्षण के अंतर्गत बीजों को गर्म नहीं करते हैं, बल्कि बीजों को डायरेक्ट ही यांत्रिक दाब के द्वारा दबा करके तेल को पृथक किया जाता है। इन दोनों विधियों में से गर्म निष्कर्षण विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, फलस्वरूप इससे तेल शीत निष्कर्षण की तुलना में अधिक प्राप्त होता है। यानी प्रतिशत प्रारूप की बात करते हैं तो गर्म निष्कर्षण विधि के द्वारा यांत्रिक दाब विधि में निकलने वाले तेल की मात्रा शीत निष्कर्षण की तुलना में अधिक होती है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो विधि है उसको नाम देते हैं विलायकों द्वारा निष्कर्षण। जिन बीजों में तेल की मात्रा कम होती है उस बीजों से या उन बीजों से तेल का निष्कर्षण विलायक विधि द्वारा करते हैं। इस विधि के लिए विलायक के रूप में जो काम आता है वो बेंजीन, कार्बन सल्फाइड, पेट्रोलियम ईथर और गैसोलीन जैसी है। ये विलायक उस तेल को विलय करके अपशिष्ट भाग से उसको पूर्ण रूप से पृथक करता है, फिर इसका शुद्धिकरण करके तेल को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार विलायक विधि के द्वारा बीजों से लगभग 99% तेल का निष्कर्षण आसानी से किया जा सकता है। इसीलिए क्योंकि विलायक विधि के द्वारा सबसे अधिक मात्रा में तेल को प्राप्त किया जाता है, यांत्रिक दाब विधि की तुलना में विलायक विधि के द्वारा तेल का निष्कर्षण सबसे अधिक किया जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने एडिबल ऑयल के सामान्य संरचना के अंतर्गत तेल कितने प्रकार के होते हैं और उस बीजों से पादप भाग से तेल को कैसे प्राप्त किया जाता है इसके बारे में पढ़ा। इस टॉपिक को पढ़ना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शन या परिचय जैसा पाठ है। हम खाद्य उत्पादक तेलों के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे जो अगले नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा। तो उस तेलों की कैटेगरी क्या होगी, संरचना कैसी होगी, उसको कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में पहले से हमें जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए ऑयल की या एडिबल ऑयल की सामान्य परिचय इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ा हुआ है। अगले टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सरसों, मूंगफली, कपास इत्यादि का कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, उसके ऊपर कौन से रोग होते हैं, इसकी फार्मिंग कैसे की जाती है और इसके प्राप्त तेल का उपयोग क्या क्या हो सकता है इत्यादि प्रकार का। तो आप लगातार गायत्री कॉलेज सांचौर के YouTube चैनल पर अपलोड किए जाने वाले वीडियो को देखते रहिए, जिससे आपका नॉलेज अपडेट होता रहे।